हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि एकदम बढ़िया होंगे। सरकारों, मेरे कुछ बच्चों ने मुझसे डिमांड किया कि सर कुछ अच्छे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस और डाल दीजिए, तो मैंने उनके डिमांड को ध्यान में रखते हुए कुछ और बेहतर तरीके के क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको समझाने की कोशिश करने चल रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके जो जेई और नीट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उस संघर्ष में आपको बहुत योगदान करेगा, आपको बड़े लेवल पे योगदान करेगा। आइए देखते हैं। प्यारे सरकार, सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ऑल ऑफ द वाटर इन 0.20 मोलर सॉल्यूशन। आपको जब आप कंपटीशन दे रहे हो तो ध्यान रखना पड़ेगा, डेटा तुरंत अंडरलाइन कर दिया करिए, क्योंकि कई बार बच्चे हड़बड़ी में रहते हैं तो 0.20 को या तो 2.0 या 0.0 या 0.02 कुछ इस तरह से डेटा कंसीडर कर देते हैं। तो मैं हमेशा बच्चों को यह बात बताता रहता हूं कि मैथमेटिकल डेटा है उसे अंडरलाइन करो और सिली मिस्टेक से अपने आप को बचाओ। ठीक है, कहता है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन मौजूद है जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 0.20 मोलर, और ये सॉल्यूशन बना हुआ है किससे प्यारी सरकारों? ये सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ है NaCl से। was evaporated and इसमें से सॉल्वेंट को इवेपोरेट किया जा रहा है। ठीक है, इवेपोरेटेड, और हमको तैयार किया जा रहा है एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर ओके अच्छा was evaporated, और हमको NaCl का कितना मोल मिल जाता है? हमको NaCl का मिल जाता है 0.150 मोल मिल जाता है। ठीक है, was obtained। तो कहता है what was the original volume of the sample। देखिए प्यारा क्वेश्चन है, कहता है कि इस सैंपल का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो कितना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को किया जा सकता है। सरकारों मेरे, हम लोग जानते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है N/V इन लीटर। ठीक है, मोलैरिटी हमें कितना मिल रहा है इस क्वेश्चन में? कह रहा है कि मोलैरिटी इसकी थी 0.20, और जब इसमें इवेपोरेट किया गया तो रिमेंबर NaCl एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन NaCl जो है इवेपोरेट नहीं होगा। सॉल्वेंट के बारे में अगर कोई डिस्कशन नहीं करता है तो इट इज अंडरस्टूड दैट वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यहां सॉल्वेंट के तौर पे जो यूज हुआ है वो कौन है? वाटर। अंडरस्टूड है। तो यहां पे मैं V इन लीटर को पुट कर देता हूं और मुझे मोल कितने मिले? जब सब सॉल्वेंट इवेपोरेट कर दिया गया तो सॉल्यूट के मोल कितने मिले, यानी कि कितने मिले? 0.150। अब ओवरऑल मैथमेटिकल बात है कि 0.150 में किससे डिवाइड करें कि 0.20 आ जाए, तो मैथमेटिक्स कहता है कि V इन लीटर को उधर लेके चले जाओ। V इन लीटर इधर हो गया 0.150 अपॉन 0.20, एक जीरो और बढ़ा दो, यानी कि 150 डिवाइडेड बाई 200। इसको ऐसे 53 जा 150, 4 जा, तो V इन लीटर हाउ मच? V इन लीटर हो गया 3/4। तो हियर in option volume is given in ml, so V in ml क्या हो जाएगा? V in liter multiplied by 1000। ठीक है, तो V in liter आया बच्चों कितना? 3/4 आया है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 250 और मल्टीप्लाइड बाई 3 तो क्या हो जाएगा? 750 ml। यानी कि उसमें जो एक्चुअल वॉल्यूम था सॉल्वेंट का, which is considered as a water and it is given also, is how much? is 750 ml। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना पड़ता है। सरकार, अगले क्वेश्चन के लिए अगर अपन चले, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? देखिए, कहता है कि 20 ml सैंपल ऑफ CuSO4। हमारे पास एक कॉपर सल्फेट का सैंपल है जिसमें कॉपर सल्फेट का सैंपल जो है वो 20 ml है। ठीक है, solution was evaporated, a 20 ml sample of CuSO4 solution was evaporated। हमारे पास एक CuSO4 का 20 ml solution है, उसको evaporate किया जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। कहता है to dryness, तब तक इसको इवेपोरेट करते हैं जब तक कि ये ड्राई नहीं हो जाता है, यानी कि सारा का सारा सॉल्वेंट जो कि अगर नहीं डिस्क्लोज कर रहा है तो हम उसको पानी मानेंगे। जब तक कि इसमें से सारा का सारा सॉल्वेंट प्यारे बच्चों क्या नहीं हो जाता है? फुर नहीं हो जाता, हवा में नहीं उड़ जाता, तब तक इसको इवेपोरेट किया जाता है, यानी टिल ड्राइनेस। और जब ड्राइनेस अचीव हो जाती है, मींस व्हाट? ड्राइनेस अचीव होने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ कौन बचता है? सॉल्यूट पार्टिकल। पूरा का पूरा कौन खत्म हो जाता है?
सॉल्वेंट खत्म हो जाता है। तो मेरे प्यारे सरकार जरा गौर पूर्वक फरमाइएगा बात को, यहां पर 0.967 ग्राम रेजिड्यू बचता है। रेजिड्यू मींस वाटर, वाटर तो पूरा जो है इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि CuSO4 जो बचता है वो बचता है 0.967 ग्राम के बराबर, ठीक है। तो कहता है व्हाट वाज द मोलैरिटी ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। अच्छा, इस सॉल्यूशन की हमसे मोलैरिटी पूछ रहा है। अच्छा, तो मोलैरिटी क्या होता है, N/V इन लीटर। N क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास अपॉन V इन लीटर हो जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम कितना है, कितना ग्राम आया, 0.96, तो ठीक है 0.967 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हो जाएगा 63.5, ये कॉपर का हो गया, और सल्फेट का कितना हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 20 ml में है, तो 20 डिवाइडेड बाय 1000 इन लीटर हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी। इसको आगे अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 0.967 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 20 बाय 1000 ऊपर चला जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा, ये 0.5 हो गया, 6 में 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 6 15, 15 कितना हो जाएगा 16, 169.5। वंस अगेन चेक कर लेते हैं, 0.5, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 और 6 कितना हो जाएगा 9 और 6 15, 6 और 3 ओके 159 नॉट 169, 9 6 15, ठीक है ओके राइट। तो देखें यहां हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 1 0 से 1 0 कट गया और 50 हो गया, 159 ऑलमोस्ट। इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.03 के आसपास आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत खास दम नहीं है। यहां आपसे मोलैरिटी पूछा हुआ था। आगे चलेंगे सरकारों, आगे चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखें काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे गलती होने की पूरी संभावना है, अच्छे बच्चे से भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। सरकारों मेरे हमसे कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इतना mmHg। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो इतना है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इन द apparatus शोन आफ्टर द पिस्टन इज लोअर्ड decreasing the volume of the gas above the liquid to 1/2 of its original volume। ठीक है, हमसे कहता है, ये बात ध्यान रखें कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर का वेपर प्रेशर है 17.45 mmHg है। ठीक है, ये हमारे पास व्यवस्था दिया है। नीचे ये जो ब्लैक कलर से शेडेड एरिया है, इट इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ वाटर। ऊपर जो है वाटर के वेपर हैं, और ये वेपर्स जो हैं, वेपर के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस कोलिजन करते रहते हैं ये सरफेस वाले पार्ट पर, और उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। और वेपर प्रेशर के बारे में बहुत डेप्थ लेक्चर मैंने डिलीवर कर रखा है, इसलिए यहां ज्यादा ना बोल करके मैं काम की बात बोल रहा हूं। तो सरकार कहता है कि अगर इस पिस्टन को दबा दिया जाए तो वेपर प्रेशर कितना होगा। तो देखो सामान्य बच्चा तुरंत खट से क्या कह देगा, ये देखो कंफ्यूज करने के लिए ये भी लिखा है, एज्यूमिंग टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो उसको लगता है कि बॉयल्स तो लग जाएगा, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। पहले मान लो प्रेशर कितना है 17.54, और मान लिया हियर वॉल्यूम इज V, और यहां कितना है P2 पता लगाना है, और वॉल्यूम कितना हो जा रहा है 1/2। चेक कर लेता हूं, इनिशियल डिक्रीजिंग द वॉल्यूम 1/2, ठीक है आधा, तो यहां कट गया, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फाइनल प्रेशर 17.54 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 1, 2 7 जा 14, 14 1 15, और 2 1 जा 2 3, 35.08 के आसपास। और आपको थर्ड ऑप्शन में ये दिख भी जाएगा, और आप इसको टिक भी कर देंगे, और एग्जाम से जब आप निकलेंगे तो आपको लगेगा कि आपने क्वेश्चन सही किया है। बट बिल्कुल भी आपने क्वेश्चन को सही नहीं किया है, याद रखें। और मेरा जो वेपर प्रेशर पे लेक्चर है उसको जरूर देखें। प्यारे सरकार, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ही कमाल की चीज है, उसका वॉल्यूम वगैरह पे कोई डिपेंडेंसी होता ही नहीं है। वेपर प्रेशर मैंने आपको क्लासियस क्लैप्रियन इक्वेशन बता रखा था कि log P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू del H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो जब तक टेम्परेचर में कोई बदलाव न किया जाए
तब तक पिस्टन को ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी कर देने से जो यहाँ पर वेपर प्रेशर होगा, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ज्यादा मैं इसमें फिनोमिनल बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूं, आप मेन बात को पकड़ें क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव देना है। आप मेन बात ये पकड़ के रखें कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जो ऊपर उसके वॉल्यूम है उसको कम ज्यादा करने से वेपर प्रेशर में कोई फर्क नहीं आएगा प्यारे सरकार। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा। तो कभी भी आप इसे ना लगाएं, ये आंसर हमेशा गलत माना जाएगा सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि ए सैंपल ऑफ एयर इज सैचुरेटेड विथ बेंजीन। बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। एक हमारे पास एयर सैंपल है, ठीक है, एयर सैंपल है जो बेंजीन से सैचुरेटेड है, यानी कि जितना बेंजीन उसमें घुलना था वो घुल गया, अब और बेंजीन उसमें घुल नहीं सकता। सैचुरेट होने का यही मतलब है, ठीक है। इज सैचुरेटेड विथ बेंजीन, ठीक है। कहता है जिसका वेपर प्रेशर, बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है? 100 mmHg है, ठीक है। और इस पूरे सैंपल का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है? वो है 750 mmHg है, ठीक है। कहता है इफ इट इज आइसोथर्मली कंप्रेस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। अगर यहां वॉल्यूम V है तो कह रहा है इसको कंप्रेस करके कितना कर दो? V/3 कर दो, ठीक है। द फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम विल बी, तो यहां पे जो फाइनल प्रेशर होगा वो कितना होगा बताओ। तो देखो पहले मैं सारे इसके गलत रस्तों को आपको बता देता हूं। बच्चा क्या सोचता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 जिसे अपन बोलते हैं बॉयल्स लॉ, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। P1 कितना वैल्यू दिया हुआ है सरकार? उसको लगता है कि 750 दिया हुआ है, इनटू V कितना दिया हुआ है? V मान लो, P2 चाहिए, और कहां तक कंप्रेस किया जा रहा है? 1/3 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। अगर इनिशियल V माने हो तो V/3 तक, V से V कैंसिल हो गया, P2 कितना आ गया? 0, 3 5 15 5 आता हुआ 1, 3 7 21, 21 1 22, 2250, और आदमी इसको जो है आंसर टिक कर देगा। बट ये पूरी तरह से गलत बात है, बिल्कुल भी सही नहीं है प्यारे सरकार। आपने इसको टिक किया नहीं कि आपने जो है -1/4 का खेल बना दिया, यानी कि 1 जो है आपका नंबर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब जरा गौर पूर्वक देखिए सरकार, आगे अगर अपन चलेंगे तो आगे ये जाने कि बेंजीन से सैचुरेटेड है ये, और उस वक्त जो टेम्परेचर है 298 केल्विन है। 298 केल्विन का मतलब क्या हो गया? 298 माइनस 273। अब माइन्यूट ऑब्जर्वेशन पे आइए, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है। और हम जानते हैं कि दिस इज द रूम टेम्परेचर, एंड एट रूम टेम्परेचर माय डियर बेंजीन इज अ लिक्विड। जो ये एयर सैचुरेटेड है बेंजीन से, वहां पर बेंजीन गैसियस फॉर्म में नहीं है, पहली बात। अगर जो है ये एक बार सैचुरेटेड विथ बेंजीन, बेंजीन से सैचुरेटेड है, वहां वो गैसियस फॉर्म में नहीं है बेंजीन, सबसे पहली बात। अगर गैसियस फॉर्म में नहीं है तो उस पर गैसियस लॉ अप्लाई करना बिल्कुल भी अनैतिक बात है। अगर गैसियस लॉ अप्लाई करना अनैतिक बात है तो जरा देखें और बात को समझें सरकार। हम यहां अगर P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 लिखते हैं तो इसमें 750 mmHg जो प्रेशर है उसमें 100 mmHg वेपर प्रेशर इसका भी है, तो 750 माइनस 100 कर देंगे तो हमको 650 एयर के द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर पता लग जाएगा। जब एयर के द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर पता लग गया, इट इज 650, और वॉल्यूम इनिशियली कितना मान दिया? V मान दिया। फाइनल प्रेशर हमको चाहिए और फाइनल वॉल्यूम 1/3 है, ये इससे कट गया। P2 इज इक्वल्स टू 30 और 3 5 15 5 आता है 3 6 18, और सॉरी 0 3 5 15 5 आता है 3 6 18 199 हो जाएगा। सॉरी यहां पर हम कितना पुट कर देंगे? 1950, और आप इसको टिक कर दोगे और फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है।
ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एक अच्छा एफर्ट करके लाया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से टैकल करेंगे और बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे उन बारीकियों को जो एवरेज तौर पर लोगों से क्या हो जाती है, ज्यादा गलत होने के चांस रहते हैं। तो जिन बातों के गलत होने के चांस ज्यादा हैं, अगर अपन उसको सावधानी से हैंडल कर लें तो कहीं ना कहीं रिजल्ट हमारा इंप्रूव हो जाता है। प्यारे सरकार, देखें और बात को समझें। ये जो फाइनल प्रेशर आया, दिस प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द एयर when we decrease the actual volume to 1/3 of its actual, when we will decrease the volume 1/3 of its actual volume। ठीक है, तो अब जरा देखो, क्या इसमें बेंजीन नहीं होगा? बेंजीन होगा इसमें। तो जो फाइनल प्रेशर होगा वो ड्यू टू एयर होगा, ड्यू टू एयर प्लस ड्यू टू बेंजीन होगा। ड्यू टू एयर कितना हो गया ना 1950, और ड्यू टू बेंजीन कितना हो जाएगा 100, यानी कि 2050 इज द एक्चुअल आंसर। तो दिस वन इज द एक्चुअल आंसर, यानी कि जब हम एक सैंपल ऑफ एयर इज सैचुरेटेड विथ बेंजीन, एक सैंपल है जो बेंजीन से सैचुरेटेड है, एयर सैंपल है, सैचुरेटेड होने का मतलब है कि उसमें अधिकतम बेंजीन घुल गई है, अब और बेंजीन उसमें घोली नहीं जा सकती है। तो इसको जब हम इसके वॉल्यूम को 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम तक घटाएंगे तो जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? वो 2250 नहीं होगा, वो 1950 नहीं होगा, वो 2050 टॉर्क के बराबर होगा। उसके पीछे का कारण है कि जब हम कंप्रेशन करते हैं तो उस वक्त ध्यान रखें कि एयर वाले कंटेंट पे ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। एयर कंटेंट नहीं है उस पर हम गैसियस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बेंजीन का वेपर है, बेंजीन का वेपर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैसियस फॉर्म में नहीं होगा। गैसियस फॉर्म में नहीं होगा तो बेंजीन के वेपर पे कतई आप बॉयल्स लॉ ना लगाएं, नहीं तो गलत आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो कई बार इस बात को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। प्यारे सरकार, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को टैकल करते हैं। कहता है वाटर एंड क्लोरोबेंजीन, वाटर है और क्लोरोबेंजीन है, आर इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, वाटर है और क्लोरोबेंजीन है, ये आपस में इमिसिबल है। ठीक है, वाटर है और क्लोरोबेंजीन है, ये आपस में मिलते नहीं है, मिसिबल नहीं है। दियर मिक्सचर बॉयल एट 89 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, ये बात जरा समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। यानी कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बदल करके किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को बदल सकते हैं। अगर हम इस पर लगने वाला प्रेशर बढ़ा दें तो यही लिक्विड हाई टेम्परेचर पे बॉयल होगा। अगर हम इस लिक्विड पर लगने वाले प्रेशर को घटा दें तो यही लिक्विड कम टेम्परेचर पर बॉयल होगा। तो जब हम किसी लिक्विड के ऊपर लगने वाले प्रेशर को घटा के उसे उसके एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर उबालते हैं तो उसे बोला जाता है कि बॉयल किया जा रहा है अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसका मतलब समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूस्ड प्रेशर। किसी भी लिक्विड पर लगने वाले एक्सटर्नल प्रेशर को जब हम मिनिमाइज कर देते हैं तो वही लिक्विड अपने एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट पे ना उबल करके उसके नीचे के टेम्परेचर पर उबलने लगता है, जिसे हम कहते हैं कि नाउ ये अपने से जो इसका एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट था उससे कम टेम्परेचर पर उबल रहा है। तो वही यहां कह रहा है कि ये मिक्सचर अंडर रिड्यूस प्रेशर पे 89 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही उबलने लगा। ठीक है, कहता है कि रिड्यूस प्रेशर कितना है? इतना है, यानी कि इस पर जो प्रेशर लग रहा है रिड्यूस करके वो 7.7 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल लग रहा है। ठीक है, तो कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, हमको दिया हुआ है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर इज हाउ मच? ये इतना है। ठीक है, तो P ऑफ
H2O हमको दिया है 7 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल। आगे कहता है बच्चों कि वेट परसेंटेज ऑफ क्लोरोबेंजीन, ध्यान से देखें, वेट परसेंटेज ऑफ क्लोरोबेंजीन इज द डिस्टिलेट इज इन द क्लोरोबेंजीन इज द डिस्टिलेट, अच्छा इन होना चाहिए, इन द डिस्टिलेट इज, ठीक है। तो सरकार देखें, इसमें ये टोटल प्रेशर था, इसमें वाटर का हिस्सा इतना है, तो क्लोरोबेंजीन का हिस्सा कितना हो जाएगा? इज अ वेरी सिंपल, जो टोटल प्रेशर लग रहा है वो कितना है? 7.7 इंटू 10 की पावर 4, और जो वाटर का है वो कितना है? वो है 7 इंटू 10 की पावर 4। तो जो बचा, टोटल में से वाटर वाला घटा दिया, तो जो बचा प्रेशर है वो कौन लगा रहा होगा? उसको पड़ोसी तो लगाने आएगा नहीं, उसको कौन लगा रहा होगा? क्लोरोबेंजीन लगा रहा होगा। तो क्लोरोबेंजीन के द्वारा लगाया गया प्रेशर कितना हो गया? यहां से हम 10 की पावर 4 को कॉमन कर दें तो दिस इज द 0.7 मीन इट इज इक्वल टू 7 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेशर हो गया जिसको कौन लगा रहा है? क्लोरोबेंजीन। आगे हमसे कहता है वेट परसेंटेज ऑफ क्लोरोबेंजीन इन द डिस्टिलेट। तो ध्यान से समझना, जैसे जब हम इसको बॉयल करते हैं तो इसका जो वेपर बनता है, इस वेपर को निकाल के कंडेंस कर लो तो जो लिक्विड बनता है उसको अपन डिस्टिलेट बोलते हैं। तो ध्यान रहे कि जो कंपोजिशन वेपर में होगा वही तो इस लिक्विड में होगा, बिकॉज वो इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ दिस लिक्विड। The actual source of this liquid is this vapor। तो जो भी कंपोजिशन वेपर में होगा वही कंपोजिशन लिक्विड में आ जाएगा। यानी कि फाइनली हमसे पूछना चाह रहा है कि ये जो वेपर बना है उस वेपर में क्लोरोबेंजीन का वेट परसेंटेज क्या है? तो देखो चुटकियों में निकाल देंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहां पर यूज करेंगे डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ हमसे कहता है कि देखिए, डाल्टन्स लॉ हमसे कहता है, सरकार देखें, कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोबेंजीन कितना आया है? पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोबेंजीन आया है 7 इंटू 10 की पावर 3। मोल फ्रैक्शन हमको चाहिए, और टोटल प्रेशर कितना है वो तो हमसे दे रहा है कि टोटल एक्सटर्नल प्रेशर कितना है जो लिक्विड पे लग रहा है, 7.7 इंटू 10 की पावर 4। भाई अगर इस प्रेशर पे ये बॉयल हो रहा है तो इसका मतलब लिक्विड का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इसके बराबर है। तो अब यहां से हम मोल फ्रैक्शन पा लेंगे, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 7 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 7.7 इंटू 10 की पावर 4। ये कितना हो जाएगा? 1/11। इस ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन हो गया। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो रिमेंबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन है ये, तो ये क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखने वाले बच्चे ये समझते होंगे, इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज डिवाइड बाय टोटल मोल। तो यहां दो चीजें हैं, वाटर है, क्लोरोबेंजीन है। हमें पता लग गया क्लोरोबेंजीन का मोल कितना है 1 और टोटल मोल है 11। तो 11 में से 1 अलग कर देंगे तो वाटर का मोल आ जाएगा कितना? 10। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन। बट यहां हमसे क्या पूछ रहा है? वेट परसेंटेज। मोल दिया है, वेट चाहिए। 1000 बार बचा चुका हूं मोल कॉन्सेप्ट में कि मोलर मास से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। देखो मोल निकालने का जो पहला मेथड है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मोल दिया है, मास चाहिए, तो क्या करोगे? मोलर मास से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां ये अगर हमको मास परसेंटेज चाहिए तो देखो मोल हमको मालूम है, मास चाहिए तो 1 इंटू मोलर मास ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो शिट, मोलर मास ऑफ अच्छा टच कर गया, हाथ लग रहा है। देखें कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से कर दूंगा, उसमें क्या है। सरकार इस क्वेश्चन में आगे हम शायद मोल फ्रैक्शन निकाल चुके थे, उम्मीद करता हूं इतना आपको याद होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन कितना आ गया? 1। ये मेरे शर्ट का हिस्सा टच कर गया, वो बैक चला गया। 1 + 10। तो मास परसेंटेज चाहिए हमको या वेट परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ क्लोरोबेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मास
मल्टीप्लाइड बाई 100, यही होगा। तो चलो 1 है, 1 इंटू मोलर मास ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन का मोलर मास क्या होता है? 12 छंग 72 और एक एक हाइड्रोजन 78। तो ये क्या हो जाएगा? 75 प्लस 35.5, 5 5 10 और 7 3 10, 7 और 3 10, 10 1 11, एक सेकेंड, 0.5, 5 5 10 और 7 3 10 1 11, 1 1। तो ये 70 एक हाइड्रोजन कम होगा ना, सॉरी ये 77 होगा। तो 0.5, 7 5 12 और 7 3 10 1 112.5। ठीक है, तो मैंने मोल को 112.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा? ये दिस इज द मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो 1 इंटू 112.5 प्लस दिस इज द मोल ऑफ वाटर 10 इंटू 18 मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस इज द मास परसेंटेज। ये है हमारा मास परसेंटेज। किसका? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो किसका? क्लोरोबेंजीन का। किसमें? डिस्टिलेट में। तो डिस्टिलेट क्या होता है वो पीछे मैंने आपको बताया, और इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये कट पिट के 38.46% के आसपास आना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलेंगे सरकार और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है इफ टू लिक्विड्स ए एंड बी, जिनका की प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दिया हुआ है, आर कंप्लीटली इमिसिबल विथ ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ पूरी तरह से क्या है बच्चों? इमिसिबल है। ठीक है, ईच वन विल बिहेव इंडिपेंडेंटली, यही इसका मेन लाइन है। ईच वन विल बिहेव इंडिपेंडेंटली, यानी कि दोनों का एक दूसरे पर कोई भी प्रभाव नहीं है। इनका जो बिहेवियर है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ऑफ द अदर आर प्रेजेंट इन अ क्लोज वेसल, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम विल बी। देखो ऐसी स्थिति में बच्चे को लगता है कि वो राउल्स लॉ लगा दे, पी एस इक्वल्स टू पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी ए नॉट, और यहां से वो पुट कर देगा 200 माइनस 100 और एक्स से मोल फ्रैक्शन कितना होगा ये तो नहीं जानता, एक से छोटा होगा, प्लस 100। तो ये कितना आ गया? 100 इंटू एक्स ए प्लस 100। 100 में एक से छोटे से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 100 से कम आएगी, यानी 100 सबसे 100 प्लस आएगा। ओवरऑल जो डेटा आएगा ये कितना आएगा? ग्रेटर देन 100 आएगा। तो देखो ऑप्शन 1 में क्या कहता है? लेस देन 100 टॉर, गलत। लेस देन 200 टॉर, ये बात हमको क्या लग रही है? हाँ, ये वैल्यू 100 से छोटी यही आएगी, यानी कि इस 100 से ये वाला 100 प्लस है, तो 100 प्लस 100 से छोटा, यानी कि इन बिटवीन 100 to 200 डेटा आएगा। भाई इसमें अगर एक से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से छोटा आएगा, यानी ओवरऑल वैल्यू 100 से बड़ी और 200 के बीच में होगी। तो हमें लगेगा कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है, लगना भी चाहिए। लेकिन यही होता तो स्पेशल प्रैक्टिस में मैं इसे क्यों ही कराता, ये आपका फट से गलत हो जाएगा। आप पहले ये ध्यान रखें कि राउल्स लॉ कहां लगाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन पे लगाते हैं। आइडियल सॉल्यूशन कैसे पहचाना जाता है? अगर हमने ए को बी में डाला, बी सॉल्वेंट है, ए सॉल्यूट है, तो ए और ए के बीच लगने वाला जो फोर्स है और बी के बीच जो लगने वाला फोर्स है, ए और ए के बीच लगने वाला फोर्स और बी के बीच लगने वाला फोर्स बराबर होता है ए और बी के बीच लगने वाले फोर्स से। यानी कि मिलाए जाने से पहले और मिलाए जाने के बाद फोर्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इंडिपेंडेंट बिहेव करते हैं। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बाद में सॉल्यूट सॉल्वेंट के बराबर हो जाता है। तो यहां तो इंडिपेंडेंट नहीं हुए। जब इंडिपेंडेंट नहीं हुए तब आप इस चीज को लगा सकते हो। भाई अगर मिलाए जाने के बाद की स्थिति मिलाए जाने के पहले की स्थिति के एक जैसी है तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट हुआ क्या? नहीं हुआ, डिपेंडेंट हुआ। जैसे पहले था वैसे बाद में है। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो एक दूसरे पे निर्भर कर रहा है। पहले सॉल्यूट का जितना था, पहले सॉल्वेंट का जितना था, बाद में उतना ही सॉल्यूट सॉल्वेंट का है। तो यहां पे आप इसे लगा सकते हैं। यहां क्या कह रहा है? इसी लाइन में सब कुछ है। कह रहा है कि बिहेव इंडिपेंडेंटली, यानी कि ये जो ए और बी जिन्हें आपस में मिलाया जा रहा है इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है तो सिंपल लॉजिक लगेगा। ए
और बी है, तो ये भी प्योर ए जैसा बिहेव करेगा, ये भी प्योर बी जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो जब हम इनको टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे तो एक प्योर ए का वेपर प्रेशर कितना है, पीए नॉट है, और प्योर बी का वेपर प्रेशर कितना है, पीबी नॉट है। तो दोनों को जोड़ देने से 100 + 200 हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिल जाएगा, जो कि किसके बराबर हो गया, 300 के बराबर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 300। और हम आंसर टिक करके क्या आ जाएंगे, हम आंसर टिक करके आ जाएंगे कि इन बिटवीन 100 to 200, बट एक्चुअली द आंसर इज 300। ये आंसर हम टिक करते हैं इस गफलत में कि यहाँ पे हम राउल्ट्स लॉ लगा देंगे। हम अब भूल जाते हैं कि किन परिस्थितियों में हम राउल्ट्स लॉ लगा सकते हैं और किन परिस्थितियों में हम राउल्ट्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं। प्रेशर के और मोल फ्रैक्शन के बीच में हमें कर्व दिया गया है। देखें, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा था शुरू में, वैसे वैसे प्रेशर घट रहा था। ये देखिए 0.4 तक प्रेशर घटा है, उसके बाद 0.4 के बाद ये देखिए जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है प्यारे सरकार, इसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। देखते चलें, बातों को समझते चलें, थोड़ा सा मौका दीजिएगा। सरकारों मेरे कह रहा है कि P और मोल फ्रैक्शन के बीच में है, तो इसको तुम T और मोल फ्रैक्शन के बीच में प्लॉट करो। बहुत ही आसान सी बात है। देखें, किसी सॉल्यूशन का या किसी सॉल्वेंट का, चेक कर लेता हूं क्या है, नॉन आइडियल लिक्विड मिक्सचर, यानी इट इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर कम होगा, जैसे देखिए हम जानते हैं कि इसको कब बॉयल कर सकते हैं, जब इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अगर इसका वेपर प्रेशर कम होगा तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, यानी कि जब वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो 0.4 तक वेपर प्रेशर घट रहा था, तो देखो कौन से ग्राफ में 0.4 तक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो देखो इसमें कहां तक बढ़ रहा है, देखो 0.6 तक बढ़ रहा है, इसमें 0.4 तक बढ़ रहा है। देखिए टॉप ऑफ द कर्व 0.4 पे आ रहा है, और 0.4 के बाद जब मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा था तो वेपर प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। अब अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ज्यादा है, तो इसका मतलब कम टेम्परेचर पे ही उसे क्या किया जा सकता है, उबाला जा सकता है बहुत इजीली। तो देखिए जैसे ही 0.4 के बाद हम बढ़े तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता गया, देखिए खट 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 घटता गया। इसमें देखिए कहां तक बढ़ रहा है, 0.6 तक बढ़ रहा है। इसमें देखिए 0.4 तक बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद जो डिक्रीज है वो कम हो रहा है। तो डिक्रीज उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से वेपर प्रेशर में इंक्रीज होगा। तो वेपर प्रेशर में जिस हिसाब से इंक्रीज हुआ उसी हिसाब से डिक्रीज होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में। तो उस हिसाब का डिक्रीज सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 देता है, इसलिए दिस इज द करेक्ट वैल्यू। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। देखिए ये और ये तो आप बिल्कुल रूल आउट कर देंगे, आपको इसे और इसे देखना होगा। तो क्लियर कट मालूम है कि इसका इन्वर्टेड फॉर्म ये है, ये नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो सरकार जरा देखें और बात को सीखें और समझें। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। प्यारा क्वेश्चन है, कहता है इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, दो प्योर लिक्विड है ए और बी जिनका वेपर प्रेशर 300 और 800 टॉर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, व्हेन these two liquids are mixed at this temperature form a solution in which mole percentage of B का मोल परसेंटेज दिया हुआ है 92, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना हो जाएगा, मोल परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दो, 0.92 मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। देन द टोटल वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्व टू बी 0.95 atm। ठीक है, which of the following is true for this solution। देखो सबसे पहले P सॉल्यूशन निकालो। P सॉल्यूशन हो जाएगा PB नॉट माइनस PA नॉट इंटू XB प्लस PA नॉट। PB नॉट कितना दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देख करके बताएं। 100 माइनस 300 इंटू XB कितना दिया हुआ है 0.92 और प्लस ये कितना हो गया 300। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 500 इंटू 0.92 प्लस 300, इसको और सॉल्व करेंगे तो 0 0 5 दूनी 10 और 9 45 1 46,
2 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे प्लस 300, यानी इट विल बिकम 760। ये हमारे पास आ गया कितना, 760 टॉर्क के बराबर। अच्छा, यानी कि जो P कैलकुलेटेड आया वो कितना आया, 760 टॉर्क। इसे ही हम 1 ATM बोल सकते हैं। और जो P ऑब्जर्व्ड आया है वो कितना है, 0.95 ATM। P ऑब्जर्व्ड आया है 0.95 ATM। तो हम जानते हैं कि अगर P ऑब्जर्व्ड यानी लैब वाली वैल्यू छोटी हो जाए P कैलकुलेटेड से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, यानी दिस इज द केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन। अब अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझा, सपोज करो कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाएं और आपको जो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे बहुत जबरदस्त 1.5 घंटे का इतना इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि आप एक बार देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, इतनी गारंटी है। तो वहां से आपको ये बात पता लग जाएगा। अगर P ऑब्जर्व्ड इज लेस देन P कैलकुलेटेड, मींस दिस इज द केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, डेल V 0 नहीं, डेल H 0 नहीं, डेल V, देखो डेल V मिक्सिंग क्या हो जाएगा, यानी V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो जब अट्रैक्शन बढ़ा है तो V फाइनल क्या हो जाएगा, छोटा। भाई अगर दो डालने के बाद मॉलिक्यूलों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया तो यानी वो कम वॉल्यूम में रहेंगे ना। तो अगर V फाइनल हमारा छोटा हो गया V इनिशियल से, तो ये वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, तो ग्रेटर देन, ये भी गलत है। अब जरा देखो, अगर मॉलिक्यूलों के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है तो धरती पर जहां भी मॉलिक्यूलों के बीच में अट्रैक्शन लगता है वहां एनर्जी रिलीज होती है और प्रोसेस एक्सोथर्मिक कहलाता है। तो बच्चों दिस इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया होऊंगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। इट इज वेरी ट्रिकी। कहता है बेरियम आयन, बेरियम स्टैंड्स फॉर Ba+2, ठीक है। साइनाइड आयन Cn-, कोबाल्ट आयन Cu+2, ठीक है। फॉर्म एन आयनिक कॉम्प्लेक्स, ये एक आयनिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। आयनिक कॉम्प्लेक्स अगर बनाते हैं बच्चों, तो अब जरा आप थोड़ा बात को और अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश करिए। इफ दैट कॉम्प्लेक्स इज सपोज टू बी 75% आयोनाइज्ड, यानी कि अल्फा तुमको 0.75 दिया हुआ है, ठीक है। इन वाटर द बॉन्ड ऑफ फैक्टर I इक्वल्स टू 4, I की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 के बराबर दिया हुआ है। देन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cu+2 इन द कॉम्प्लेक्स। अच्छा रुको, अल्फा इज इक्वल्स टू I-1/n-1, दिस इज द केस ऑफ एसोसिएशन। 0.75, 4 - 1, n-1, यहां से अपन कर देंगे 3, तो n-1 इक्वल्स टू 3/0.75, ये काट दिया, 0 0 बढ़ गया, 25 3 75 और 25 1 25, 5 हो गया, 25 दूनी 50, 3 चौक 12, 4 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 + 1 5, यानी आयोनाइज होने के बाद वो 5 आयन प्रोड्यूस कर रहा है। n की वैल्यू अगर 5 आ गई तो इसका मतलब है कि आफ्टर आयोनाइजेशन इट प्रोड्यूसेस टोटल नंबर ऑफ आयंस हाउ मच, 5। चलो देख लेते हैं। तो जरा देखें, तो हमसे कह रहा है लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, ध्यान रखें। तो बहुत ट्रिक से हम लोग इसको निकाल देंगे। देखो सबसे पहले Ba+2 बाहर होगा और बॉक्स में CO होगा और साइनाइड होगा। ये तो क्वेश्चन से ही पता लग जा रहा है, क्योंकि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है वही तो बॉक्स के अंदर होगा। अब देखो, अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, ध्यान से देखना, तो 6 हुआ तो कोबाल्ट पे टोटल चार्ज हमें +2 दिखाना है। +2 दिखाना है तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, -4। ध्यान देना, थोड़ा दिमाग चलाना भाई। ये -4 होगा तभी तो x + 6 × -1 = -4 करेंगे, तभी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +2 आएगी। समझा ना, ये तो समझा होगा ना बे, अबे आसान सी बात है, ठीक है। तो इसको जब अपन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब अपन लिखेंगे तो Ba4 हो जाएगा और ये पूरा बवंडर CO Cn का होल 6, इस पे 2 आ जाएगा। तो टोटल आयंस कितने प्रोड्यूस हो गए, 4 इसके 2 इसके, 6 आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो रूल आउट हो जाता है। आओ कोऑर्डिनेशन नंबर 5 देखते हैं। Ba को +2 करो और CO Cn कितना रखो, 5। अब 5 रखोगे तो हमें कोबाल्ट को +2 दिखाना है, यानी ओवरऑल पे क्या लगाना पड़ेगा, -3। तभी तो जैसे यहाँ -4 लगाए, यहाँ -3 लगाएंगे, तभी तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। अब इतना दिमाग चलाना। देखो अब ये जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, Ba3 CO Cn का होल 5
और यहाँ 2 आ जाएगा। अब ये टूटेगा, देखो 3Ba+2 और +2CO Cn का होल 5 -3, तो 3 और 2 टोटल 5 आयन दे देगा। यानी n की वैल्यू 5 आए, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? इसको सपोर्ट कर रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 5। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया? यानी कि कोबाल्ट +2 का कोऑर्डिनेशन। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर हम लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ देखो Ki है, यानी कि ध्यानपूर्वक अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो पर Ki 2 आयन होता है, तो 4 में कितना हो जाएगा? 4 × 2। पर HgCl2 3 आयन्स हैं, तो 1 मोल पे कितना हो जाएगा? 3। यानी कि 4 2 जा 8 और +3, 8 2 10 1 11। लेफ्ट हैंड साइड पे 11 मोल आयन्स के हैं, तो राइट हैंड साइड पे ये होगा K2, ये टाइपिंग वाले भैया से गलती हो गई, Hgi4, ये टूट के क्या देगा? 2K+ और प्लस Hgi4-, यानी 2 और 1 3, और ये कितना हो जाएगा? 1 1 2, प्रति मोल 2, तो 2 मोल पे 4, तो इधर राइट हैंड साइड पे 3 और +4, यानी 11 से बात किधर जा रही है? 7 की तरफ। यानी कि जब हम Ki को HgCl2 में ऐड कर रहे हैं तो एक्चुअल मोल्स बढ़ नहीं रहे हैं, एक्चुअल मोल्स घट रहे हैं ड्यू टू दिस रिएक्शन। अगर एक्चुअल मोल्स घटेंगे सॉल्यूट के तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टियां घटेंगी, ये बात ध्यान रखना। अब जरा देखो, कहता है सबसे पहला ऑप्शन कि इट्स फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रिमेन सेम। तो तुम जानते हो कि TB होता है कितना? TB0 + ΔTB, और TF होता है क्या? TF0 - ΔTF। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर ये घटेगा तो ये क्या होगा? ये भी घटेगा और यहाँ ये बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट कहाँ रहा? ये तो वेरिएबल रहा, तो ये वाला ऑप्शन तो पूरी तरह से गलत हो गया। अगले ऑप्शन जाओ, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लोवर्ड, इसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। बिल्कुल, अगर ΔTB घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, बट ऑब्वियस है बी हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। आगे जरा देखें, कहता है कि इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स लोअर, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो देखो तो ये क्या हो गया? P0 - PS/P0, ये किसके बराबर हो गया? I × XA। ठीक है, तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो P0 - PS IXA × P0 हो जाएगा, और PS किसके बराबर हो जाएगा? P0 - P0 XA × I हो जाएगा। P0 कॉमन कर देंगे, 1 - XA × I हो जाएगा, और 1 - XA XB होता है × I हो जाएगा। यानी कि P सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा? P0 XB × I। अब जरा बताओ कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ बात करें सॉल्यूशन की, तो I की वैल्यू यानी कि 100% आयोनाइजेशन के केस में I n के बराबर होता है, तो n की वैल्यू अगर घटेगी तो I की भी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और जब I की वैल्यू कम होगी तो जरा देखें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर I की वैल्यू कम होगी तो ऐसी स्थिति में P0 कांस्टेंट, XB कांस्टेंट, तो I की वैल्यू के घटने से, एक बार फिर से चेक कर लेने दो, when only a little quantity of HgCl2 is added to excess of Ki, excess of Ki, अच्छा बहुत ये excess में है, ठीक है। obtain a clear solution, which of the following is true for this solution? no volume change on mixing, यानी कि मिक्सिंग पर कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हमें ये हमें लगेगा कि I की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहाँ पे कम होनी चाहिए। अगर I की वैल्यू कम होगी तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन I पे डिपेंडेंट है, जिसका I कम होगा उसका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। आगे कहता है इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड, ये तो गलत है। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड, नहीं, ΔTF घटेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये भी गलत है। यानी कि अगर हम गौर पूर्वक देखें तो ऑप्शन नंबर बी तो परफेक्टली करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी को मुझे जरा 10 सेकंड का और मौका दे दीजिए। हमसे कहता है इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स लोअर, तो अगर वेपर प्रेशर लोअर नहीं होगा, ज्यादा होगा, मैं ये गलत कर रहा हूं, मैं इसको थ्योरेटिकली समझा देता हूं। देखो, अगर हमने किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला,
और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डालने पर सॉल्यूट के मोल्स घट रहे हैं। तो सॉल्यूट के मोल्स अगर घटेंगे तो ये जो सरफेस एरिया है वो सॉल्यूट के द्वारा कम कवर किया जाएगा। अगर कम सॉल्यूट मौजूद होंगे, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, पहले तो इसे बहुत कम होना चाहिए था, क्योंकि हमें लग रहा था कि लगभग 11 मोल के आसपास हमारे पास क्या मौजूद है। मान लूं, अगर एक्सेस में न मानूं, इसे 4 ही मान लूं सॉल्यूट पार्टिकल, तो इसे बहुत कम होना चाहिए था, बट एक्चुअली वो कितना हो गए, 7 है, वो 11 नहीं है, एसोसिएट होकर घट जा रहे हैं। तो जितना घटना था, बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, उतना न घट के उससे थोड़ा कम घटेगा। अगर कोई चीज कम घटा तो इसका मतलब ज्यादा हो गया कि नहीं। भाई मान लो मैं कोई चीज खरीदने जा रहा हूं, मेरा 100 रुपए खर्च होना था, बट वहां 20 रुपए खर्च हुए, तो मेरे पैसे ज्यादा हो गए कि नहीं हो, ज्यादा हो गए। कम ज्यादा होना था, कम होना था 100 रुपए, बट कम कितने हुए, सिर्फ 20 रुपए। तो जब हमने इसमें इसको डाला तो कम तो उसको काफी होना था, क्योंकि सॉल्यूट कितना था, 11, बट एक्चुअली सॉल्यूट जो है 11 ना होकर के कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। तो यहां से भी हम उस बात को क्लियर कर सकते हैं, आई की वैल्यू यहां से भी क्लियर हो जाएगा। मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता, 11 होना चाहिए था, तो जब आई की वैल्यू 11 होना चाहिए था, पीएस को क्या होना चाहिए था, भाई आई की वैल्यू जितना ज्यादा होगा, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि x मोल ऑफ KCl एंड y मोल ऑफ BaCl2। देखें KCl है, इसके x मोल हैं, और बच्चों BaCl2 है, उसके y मोल है, ठीक है। बोथ आर डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर गिवन दैट x प्लस y इक्वल्स टू 0.1 एंड KF फॉर वाटर इज इतना, व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड रेंज ऑफ डेल TF। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है ऑब्जर्व रेंज क्या होगा किसका, डेल TF का। आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमारी डेल TF जो होगा वो क्या होगा, ड्यू टू KCl होगा, और क्या होगा, ड्यू टू BaCl2 होगा। KCl की वजह से कितना हो जाएगा, I इंटू M इंटू KF, और इसकी वजह से भी I इंटू M इंटू KF। अब I की वैल्यू KCl लिए कितना है, 2, M कितना है, मोलल, X मोलल है ना, X मोल प्रेजेंट है, KCl एंड Y बोथ डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम, यानी कि जितना मोल 1 किलोग्राम में होगा वही उसकी मोलैलिटी होगी। अब इतना तो मैं थोड़ा रफली भी सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि आप, मुझे मालूम है कि कुछ देख चुके हैं, क्योंकि ये लेक्चर उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनकी थियोरी प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं है, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो देखें 2x और KF यहाँ पे हो गया कितना, 1.86 प्लस I कितना हो जाएगा, BaCl2 के लिए 3, y इंटू 1.86 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो 1.86 को कॉमन कर दे तो इट विल बिकम 2x प्लस 3y। हमें दिया क्या है, 1.86, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें x प्लस y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.1 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 2y प्लस y, और इसको तोड़ के लिख दें तो 1.86 इंटू x प्लस y, और प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 2y हो जाएगा, बिल्कुल। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 1.86, ये कितना हो जाएगा 0.1, और प्लस ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2y के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको 100% समझ में आया होगा, ठीक है। तो सरकारों जरा देखो और यहाँ थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, यानी कि अब जरा देखो, ये रेंज पूछ रहा है कि डेल TF का रेंज कहां से कहां तक हो सकता है। तो रेंज निकालेंगे तो देखो, अगर हमारे पास x प्लस y की वैल्यू 0.1 है तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा x 0 हो सकता है, तो पूरा y कितना हो जाएगा 0.1, इस पे एक डेटा आएगा, तो x 0 करो तो y कितना हो जाएगा 0.1, तो इस पे एक डेटा आ जाएगा कितना, देखो यहां लिख देता, थोड़ी जगह बना करके, थोड़ा सा मौका दीजिएगा। अगर वो हमसे रेंज की बात कर रहा है बच्चों, तो रेंज निकालेंगे तो देखिए 1.86 इंटू 0.1 प्लस x अगर 0 कर दिया, x अगर मैंने 0 कर दिया तो y कितना हो जाएगा 0.1, यानी कि 2 इंटू 0.1 से कहां तक हो सकता है, 1.86 इंटू
0.1, एक बार अगर y को 0 कर दिया तो y को 0 कर दिया तो x कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है। यानी कि रेंज हमारा ये आ गया 1.86, ये 0.1 प्लस 0.2 और ये 1.86 और ये कितना हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो रेंज छोटे से बड़े की तरफ जाता है तो 1.86 इंटू 0.3, 1.86 इंटू 0.2 सॉल्व करोगे 3 छक 18, 3 8 24, 1 25 और 3 1 के 3 2 5, 3 डिजिट पे क्या लग जाएगा डेसिमल, ये क्या हो जाएगा 2 छंग 12, 2 8 16, 1 17, 2 1 के 2 1 3.3 यानी 0.372 से 0.558 के बीच तक जा सकता है। तो वेयर इट इज गिवन, इट इज गिवन हियर 0.37 से 0.37 से 0.372 से 0.558, हाँ राउंड ऑफ कर दिया तो 0.558 तक जा सकता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। सबसे बड़ा ट्रिक का बात इसमें ये है, ये वाला स्टेप, यानी कहां से कहां तक जाएगा। तो जब दो चीजें हैं तो क्या हो सकता है कि एक बार एक पूरा हो जाए, एक बार दूसरा पूरा हो जाए, और कैसे रेंज आएगा, और तो कोई दूसरा तरीका है नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमसे कहता है कि ये पूरी व्यवस्था है, जब ये इससे रिएक्ट करता है तब ब्लू कलर आता है। देखिए FeCl3 ऑन रिएक्शन विथ K4 FeCN6 इन एन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स ब्लू कलर। अरे भाई फोकट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, नहीं तो बहुत सारे लोग पता नहीं क्या आंसर देंगे। नो ब्लू कलर इज फॉर्म्ड, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ कौन जा सकता है, सॉल्वेंट जा सकता है, सॉल्यूट पार्टिकल नहीं। ब्लू कलर के लिए हमें इन सॉल्यूट्स का मूवमेंट कराना पड़ेगा। अब ज्यादा समझदार लोग क्या कहते हैं कि सॉल्यूट कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा, तो लोअर ये है, हायर ये है, इधर से इधर चला जाएगा तो किस एक्स साइड में ब्लू कलर आ जाएगा, और क्या लिख देंगे, ब्लू कलर इज फॉर्मेशन इन एक्स साइड, और ऑप्शन नंबर 1 टिक कर देंगे, सारा खेल बिगड़ जाएगा। देखो यहां पर कोई ब्लू कलर फॉर्म नहीं होगा। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ द मूवमेंट ऑफ ओनली एंड 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 ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। अगला क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, मजा आ जाएगा आपको। कहता है 2 beakers, one contains 20 ml 0.05 molar aqueous solution of a non-volatile solute, okay, and non-electrolyte, साथ साथ non-electrolyte भी है। दूसरा बीकर है the same volume यानी कि 20 ml 0.03 मोलर NaCl है, मोलर NaCl है, ठीक है। आर प्लेस साइड बाई साइड इन अ क्लोज्ड इनक्लोजर, ठीक है। व्हाट आर द वॉल्यूम्स, साइड बाई साइड रख दिए गए, यानी कि इनको चलो मान लो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया गया। 2 beakers when equilibrium is attained, जब इक्विलिब्रियम, व्हाट आर द वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम होगा इन दोनों बीकर में जब क्या मिल जाए, इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया जाए। बहुत गजब का क्वेश्चन है। तो आगे हमसे कहता है व्हेन इज अटेन, ठीक है, कहता है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड बीकर्स आर रिस्पेक्टिवली। फिर से समझा देता हूं, एक 20 ml 0.05 मोलर सॉल्यूशन है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का और नॉन वोलेटाइल का, एक है 20 ml 0.03 मोलर सॉल्यूशन NaCl, यानी ये नॉन वोलेटाइल तो है बट ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये आयोनाइज भी होगा, ठीक है। तो अब जरा देखो, जब हम इनको साइड बाई साइड रख देंगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट मूव करेगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टुवर्ड्स द हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब जरा देखो, अगर हम बात करें कि कब तक मूव करेगा, जब तक कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर ना हो जाए, यानी कि यहां और यहां का प्रेशर बराबर ना हो जाए। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 मान देता है, इसका पाई2 मान देता है। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तब मूवमेंट बंद हो जाएगा। पाई1 क्या होगा, C1 RT1, पाई2 क्या हो जाएगा, C2 RT1, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे किया जा रहा है, और साथ साथ इसमें I भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये टूटेगा। तो RT1 से RT1 कैंसिल हो गया, C1 इक्वल्स टू IC2 हो गया। C1 की वैल्यू कितना है, कंसंट्रेशन कितना है, 0.05 मोलर है। I की वैल्यू कितना है, I की वैल्यू 2 हो जाएगा, और ये कितना है, 0.03 मोलर है। ऐसे कर दोगे फट से गलत हो जाएगा। देखो, जब सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा तो यहाँ कंसंट्रेशन 0.05 नहीं रहेगा, बदल जाएगा। जब यहाँ सॉल्वेंट आएगा तो कंसंट्रेशन 0.03 नहीं रहेगा, क्योंकि मोलरिटी क्या होता है,
N अपॉन V इन लीटर। जब वॉल्यूम से छेड़खानी होगी तो मोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो तुम इस तरह से क्वेश्चन करोगे तो कुछ नहीं पाओगे, सिवाय गलत करोगे। तो क्या करना है, माना कि यहाँ C1 इक्वल्स टू IC2 आ गया, तो यहाँ C1 क्या है, आई डोंट नो C1 क्या है। C1 क्या हो जाएगा, N1 अपॉन जो वॉल्यूम होगा V1, I कितना है 2, C2 क्या हो जाएगा N2 अपॉन V2। अब देखो N1 और N2 हमको मालूम है, मोल्स मालूम है। देखो कैसे, अगर हम 20 इंटू 0.05 कर दें तो मिलीमोल आ जाएगा। 20 इंटू 0.05, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो मोल आ जाएगा, अपॉन V1 2 मोल्स मालूम है यहाँ, क्योंकि जो इसके मोल है वो तो नहीं बदलेंगे ना। अरे भाई एक गिलास पानी में तुम एक गिलास शरबत को एक बाल्टी पानी में डाल दो तो क्या शरबत जितना उसमें है उससे डबल हो जाएगा। सॉल्यूट के मोल्स नहीं बदलेंगे, सॉल्यूट के मिलीमोल्स नहीं बदलेंगे, सॉल्यूट का मास नहीं बदलेगा। तो सॉल्यूट के मोल्स मिलीमोल्स कितने होंगे, 20 इंटू 0.03 अपॉन ये क्या हो गया मोल, मिलीमोल, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा मोल, और अपॉन क्या हो जाएगा V2। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम पा लोगे क्या, V2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू 2 इंटू 20 इंटू 0.03 अपॉन 1000। ये उधर जाएगा तो 1000 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 20 इंटू 0.05, 1000 से 1000 कट गया, 20 से 20 कट गया, V2 अपॉन V1 कितना हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 3 6, 6/5, यानी कि अगर 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमसे कहता है फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि फाइनल वाले को इनिशियल वाले से डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 से छोटी आ जाएगी, ये कतई आंसर नहीं हो सकता। यहाँ जरा देख लो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा, ये भी कतई आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचे ये और ये, तो जरा देखें, इसमें वैल्यू 1 से थोड़ा ज़्यादा बड़ी आ रही है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट डेटा वही आएगा 6/5 के आसपास, यानी कि 5 1 5, डेसिमल लगा दिया 1, और 5 2 5 1 5.1, 5 2 10 के आसपास आया, लगभग वही डेटा यहाँ आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये मतलब गजब का क्वेश्चन है। इसमें सबसे मेन लॉजिक ये है कि जब सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, तो सॉरी ये इधर से इधर जाएगा, क्योंकि देखने में इसका कंसंट्रेशन तो कम है बट एक्चुअली इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। तो जब इधर से इधर या किधर से भी किधर जाए, चलो भाड़ में जान दो, तुम कंफ्यूज हो गए, किधर से भी किधर जाए, बस तुम इतना बताओ कि वॉल्यूम जब सॉल्वेंट का चेंज होगा तो क्या जो पहले कंसंट्रेशन था वही कंसंट्रेशन बाद में रहेगा। नेवर 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 नेवर। जैसे ही वॉल्यूम सॉल्वेंट का जिधर से जिधर को जाएगा, तो जिधर को जाएगा उधर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल कंसंट्रेशन घट जाएगा, और जिधर से